नमस्कार, ये TV9 डिजिटल और मैं हूं विष्णु शंकर और मेरे साथ हैं पंकज कुमार जी, TV9 हिंदी के एग्जीक्यूटिव एडिटर। आज हम लोग बात करेंगे बिहार के बारे में, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का प्यार तेजस्वी यादव जो उनके उप मुख्यमंत्री हैं उसके लिए छलक छलक जा रहा है। कल यानी सोमवार को नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों नालंदा में थे एक डेंटल हॉस्पिटल की आधारशिला रखने के लिए। वहाँ अपने भाषण में नीतीश कुमार ने कहा कि तेजस्वी मेरे उत्तराधिकारी हैं। ये कहा नहीं, लेकिन ये साफ कर दिया कि वो इसी बारे में इशारा कर रहे हैं। उन्होंने कहा मैं जितना कर सकता हूँ मैंने किया है राज्य के लिए, इसके आगे बागडोर तेजस्वी यादव संभालेंगे और उनको पूरी मदद मिलनी चाहिए। और अपने विरोधियों को उन्होंने खबरदार किया कि हम लोगों को बांटने की कोशिश न करें, क्योंकि हम लोग एक हैं और हमेशा एक रहेंगे। पंकज जी, क्या ये लगभग तय हो गया है कि तेजस्वी यादव जल्दी ही बिहार की कमान संभालेंगे मुख्यमंत्री के रूप में? देखिए, ये बातें तो उठने लगी हैं और इसमें कोई शक नहीं कि बिहार आरजेडी के कई नेताओं ने मांग भी कर दी है। आज कल भी जगदानंद सिंह ने, जो पूर्व अध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल के, उन्होंने फिर कहा कि वो चाहते हैं कि तेजस्वी यादव जल्दी बिहार के मुख्यमंत्री बने। और मुझे जो जानकारी है उसमें यह है कि आरजेडी की ये स्ट्रैटेजी है कि 2024 तक जिस तरीके से भी नीतीश कुमार बिहार को चलाते हैं उसमें उनको प्रेशराइज नहीं करना है। मतलब मैं इस संदर्भ में कह रहा हूं कि कई ऐसे ऑफिसर्स हैं जिनके ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के तेजस्वी यादव खुद इच्छुक हैं, लेकिन उन्होंने इसको मुद्दा नहीं बनाया। आरजेडी ने इसको मुद्दा नहीं बनाया, जबकि गठबंधन का प्रमुख घटक दल है। सही मायने में आप कह लें तो आरजेडी बड़ी पार्टी है, लेकिन उसके बावजूद आरजेडी इस तरीके से कोई भी प्रेशर नीतीश कुमार पर नहीं डाल रही है। दूसरी तरफ नीतीश कुमार कह रहे हैं कि ये मैं लॉन्ग टर्म पॉलिटिक्स की सोच रहा हूं और मुझसे कुछ जो बच गया है वो उसको पूरा कौन करेंगे, तो तेजस्वी यादव। अब सवाल उठता है कि अब थोड़ा सा राजनीति को संदर्भ में भी देखा जाना चाहिए। एक समय ये बात उठी थी कि प्रशांत किशोर इनके उत्तराधिकारी होंगे। उसके बाद आरसीपी सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, पता नहीं उनका उत्तराधिकार कहां छिन गया। वो गांव में बैठे हैं और गाए बगाए जब भी बोलते हैं तो नीतीश कुमार के खिलाफ आग ही उगलते हैं जी। फिर प्रदेश अध्यक्ष एक समय ललन सिंह बने थे, 2009 में उनको पार्टी उन्होंने छोड़ दी थी और बहुत तरह के ऐसे आरोप लगाए थे। इसी पार्टी के प्रेसिडेंट शरद यादव भी रहे हैं। वो कहते हैं ना, बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से निकले, तो उनकी भी हालत ऐसी रही है। अब सवाल उठता है कि एक नई चाल, नया गठजोड़ बनने की बात है और जिसमें दम भी दिखाई पड़ता है, पर क्या इतनी आसानी से अपनी कुर्सी वो तेजस्वी यादव को दे देंगे? इस पर भी बड़ा सवाल है जी। लेकिन अगर आप आरजेडी के तरफ से देखें और उनके नेताओं का बयान देखें जो तेजस्वी के आसपास हैं, तो कई बार तेजस्वी के तरफ से कहा गया है कि हमें कोई जल्दी नहीं है। मतलब जो एक अंडरस्टैंडिंग हुई है उसके तहत ये बात जरूर है, दो बात है और हम लोगों ने इसको ब्रेक भी किया है कि एक विलय करने वाली बात है। केंद्र की राजनीति नीतीश कुमार करेंगे और राज्य की राजनीति तेजस्वी यादव के हाथ में होगी। अब सवाल उठता है कि क्या यह फॉर्मलाइज कब होगा, और फॉर्मलाइज कब होगा तो कई नेताओं को पता तक नहीं है। इसलिए आरजेडी के नेता गाहे बगाए इस तरह का बयान देते हैं। रस्साकसी दोनों तरफ से जारी है, लेकिन तेजस्वी एक मैच्योर्ड पॉलिटिशियन की तरह कहीं भी जल्दी में दिखाई नहीं पड़ते कि किसी भी जल्दबाजी में इस तरह की बात करें जिससे दोनों के बीच में सामंजस्य बिगड़े। अब जेडीयू के लिए हालात जरूर उल्टा है। 3 चुनाव में एक चुनाव लड़ने जेडीयू उतरी, वो हार गई। इसका मतलब साफ है कि जेडीयू के जो उपचुनाव की बात, इसका मतलब साफ है कि जो जेडीयू का वोटर्स है वो आरजेडी के साथ आने के बाद वो भाग जाता है। और इसका दर्द भी नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय अधिवेशन में निकाला कि हम इन दो नेताओं के कहने पर जेडीयू के साथ आरजेडी के साथ गए थे। 2 बार इन्होंने आरजेडी को छोड़ा है जी और 2 बार बीजेपी को छोड़ा है। अब ये आगे क्या करेंगे ये इतना आसान प्रिडिक्शन करना तो है नहीं जी।
ये कहते जरूर कुछ हैं, पर क्या वाकई ऐसा करेंगे? पॉलिटिक्स की राह इतनी आसान होती नहीं। पंकज जी, एक सवाल जो उठता है वो ये है कि नीतीश कुमार बिहार को तभी छोड़ेंगे जब उनको ये विश्वास हो जाएगा कि वो दिल्ली में जाके सत्ता संभाल सकते हैं। मान लीजिए उनको ये विश्वास नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में वो क्या करेंगे? नंबर 2, जो आरजेडी है उसमें तेजस्वी यादव को लालू यादव ने खुद अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है, लेकिन लालू यादव के परिवार में ही इस बात को लेकर के थोड़ा सा विरोध है कि तेजस्वी यादव के साथ इस तरह का व्यवहार क्यों हो रहा है कि सभी जगह उनको तरजीह मिलती है। देखिए, ये तो अब क्लियर हो चुका है कि तेजस्वी यादव अनडिस्प्यूटेड लीडर है आरजेडी के। जी हाँ, लालू यादव ने इस पर मुहर लगा दी है और अब आप जो नाराजगी पहले देखते थे अब वो दिखाई भी नहीं पड़ती, इसलिए इसमें कोई शक रह नहीं गया है और वो डिसीजंस खुद भी लेने लगे हैं। पहले ऐसा होता था कि इन्हें बहुत लोगों को मनाना पड़ता था, लेकिन अब दे ऑल हैव फॉलन इन लाइन। अब इस तरह की कोई बात नहीं है कि इनको इस तरह का कोई प्रेशर है। अब दूसरी बात यह है कि अब इनको सत्ता में आना है और तेजस्वी यादव ने कहा भी है कि मैं कितना फॉर्चुनेट हूं जो मैं इतने लॉन्ग सर्विंग चीफ मिनिस्टर के अंडर में डिप्टी सीएम हूं, विपक्ष का नेता रह चुका हूं, मेरे माता पिता दोनों मुख्यमंत्री रह चुके हैं। यह सच भी है क्योंकि इनकी उम्र अभी क्या है, लंबा उम्र बचा हुआ है। बिहार की राजनीति में ये बहुत कुछ कर सकते हैं। जनता इनको सिर आंखों पे बिठाई हुई है और अगर आज के डेट में कहा जाए तो बिहार के सबसे बड़े नेता हैं। तो जाहिर तौर पर इनका फ्यूचर तो बहुत ज्यादा है। पर क्या नीतीश कुमार अपनी पार्टी का विलय करके उनको आगे करेंगे या क्या खुद केंद्र में आएंगे और दोनों का गठबंधन इस प्रकार रहेगा? ऐसे कई तरह के सवाल हैं जिनके जवाब अभी भी आने बाकी है, क्योंकि औपचारिक तौर पर जेडीयू हमेशा इन बातों से नकारती रही है, इसको खारिज करती रही है। तो एक तरफ ये कहना कि ये अगले सीएम है, इशारा करना, दूसरी तरफ कब होगा, कैसे होगा, क्यों होगा और किस प्रकार होगा, इस पे अभी बहुत कुछ खुलासा नहीं है, बहुत कुछ क्लैरिटी नहीं है। तो ऊहापोह की स्थिति है। इसलिए आरजेडी ने एक अच्छी स्ट्रैटेजी अपनाया, खासतौर पर तेजस्वी यादव की मेरे साथ उम्र का तकाजा है, उम्र मेरे साथ है, मैं यंग हूं, मुझे पिता ने लीडरशिप सौंप दी है। 2024 में लोकसभा चुनाव होना है, उस समय विपक्ष की गोलबंदी होगी तो तेजस्वी यादव की पार्टी भी मजबूत होकर के उभरेगी, जो कि केंद्र सरकार के साथ इनका टकराव होता रहता है। तो पहले लोकसभा में ताकत बढ़ाई जाए और उसके लिए नीतीश कुमार को आगे रखा जाए। पर उसमें भी एक पेच यह है कि लालू प्रसाद कह चुके हैं कि कांग्रेस रूपी अम्ब्रेला के अंदर ही सबको आना है। तो सवाल यह होता है कि उस छाते के नीचे नीतीश कुमार अपने को कैसे फिट इन करते हैं, क्योंकि आरजेडी का मकसद तो राज्य की राजनीति पर कब्जा करना है ना। उसमें जेडीयू कैसे रिएक्ट करती, ये कई तरह के ऐसे इनर कॉन्ट्राडिक्शंस हैं और इसको दूर कैसे नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव करेंगे, लालू प्रसाद करेंगे, ये आने वाले समय में दिखेगा। पंकज जी, एक सवाल और है, वो ये है कि खबर ये भी आई है कि नीतीश कुमार माने मुख्यमंत्री कार्यालय ने तेजस्वी यादव जो कि उप मुख्यमंत्री हैं उनके विभाग के कई फाइलों को रोक के रखा है, उन पर स्वीकृति नहीं दी है। इसकी क्या वजह हो सकती है? देखिए, इसकी साफ बड़ी वजह हो सकती है कि एडमिनिस्ट्रेशन में वो किसी तरह का दखलंदाजी पसंद करते नहीं है। नीतीश कुमार अपना पॉलिटिकल रेलिवेंस लगातार बनाए हुए, 43 सीट जीत कर आए 2020 में, लेकिन फिर भी बीजेपी को हावी होने नहीं दिया अपने ऊपर। तो आप समझ सकते हैं कि बिहार में अगर सत्ता में नीतीश कुमार हैं, चाहे जैसे भी बने हुए हैं, तो मुख्यमंत्री हैं तो वो दबकर काम करने वालों में से नहीं है। इसलिए वो पाला जरूर बदलते हैं और पाला बदल करके इतने सालों में भी इन्होंने अपना पॉलिटिकल रेलिवेंस बनाकर रखा है। मतलब साफ है कि कोई भले ही इधर या उधर हो जाए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहेंगे। इसका मतलब साफ ही है। तो ये दर्शाता है कि भाई आई एम द बॉस, जब तक मैं हूं तो मैं ही डिसाइड करूंगा किस मंत्रालय का कौन प्रिंसिपल सेक्रेटरी होगा, कहां कौन प्लेस किया जाएगा। और इसीलिए जब महागठबंधन की सरकार बनी, मतलब नीतीश कुमार एनडीए से निकल करके महागठबंधन में शामिल हुए, तो कई अधिकारियों का जमावड़ा तेजस्वी यादव के दफ्तरों और उनके घर के आसपास देखा गया, लगता रहा। लेकिन कुछ ही दिनों में मैसेज साफ दिया गया कि भाई
चीफ मिनिस्टर ऑफिस से जो होगा वही होगा। इसमें किसी भी घटक दल के इंटरफेरेंस को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और कुछ ही समय में, क्योंकि अधिकारी बहुत स्मार्ट होते हैं, वो तुरंत समझ गए कि आखिरकार कौन है जो रूल कर रहा है, अभी भी किसके हाथ में ताकत है, इसलिए हमें ज्यादा इधर उधर करने की जरूरत नहीं है। और इस तरीके से नीतीश कुमार ये मैसेज दे रहे हैं कि भाई जब तक मैं सत्ता में हूं मेरी पकड़ बहुत मजबूत है। पंकज जी, आप हम लोग ने इसी कार्यक्रम में ये भी खबर ब्रेक की थी कि बहुत जल्द आरजेडी का और जेडीयू का विलय हो जाएगा, लेकिन ये हो नहीं पा रहा है। क्या इसकी वजह यह है कि जेडीयू के जो नेता हैं, उसके जो घटक हैं, जो जातियां उनके साथ हैं, वो सारी की सारी शिफ्ट होंगी कि नहीं होंगी, ये एक प्रश्न है जिसके चलते विलय में विलंब हो रहा है? देखिए, हम लोगों ने ब्रेक किया था कि ये तकरीबन जून में होना चाहिए, और जब हम लोगों ने ये बात कही थी उस समय पहली बार हम लोगों ने ये बात पब्लिक डोमेन में लाया था। लेकिन उसके बाद देखिए तो अभी जो इनके सबसे चहेते नेता थे जो कि जेडीयू से निकल गए, आरसीपी सिंह, वो भी लगातार इस तरह की बात कर रहे हैं। कई ऐसे इंडिकेशन सामने आ रहे हैं जो ये बताता है कि विलय होना तय है। लेकिन विलय किन शर्तों पर? क्या वो शर्त, जिस शर्त पे अंडरस्टैंडिंग हुआ था, क्या उस डायरेक्शन में बातें जा रही हैं? पहले ऐसा लगा कि नीतीश कुमार सुधाकर सिंह को पसंद नहीं करते हैं तो उनसे मिनिस्ट्री छीन ली गई। फिर ऐसा लगा कि आरजेडी के प्रेसिडेंट जो जगदानंद सिंह सुधाकर सिंह के पिता हैं, वो नाराज हैं, खफा हैं, 2 महीने तक गए नहीं, और ऐसी खबरें आने लगी कि उनकी जगह कोई और लेंगे। लेकिन 2 महीने बाद उनको मना बहला करके वापस अध्यक्ष बना दिया गया। अब सवाल ये उठता है कि पहले ये माना जा रहा था कि लालू प्रसाद किसी भी तरीके से नीतीश कुमार को नाराज करना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन ऐसा करके लालू प्रसाद ने यह साफ कर दिया कि जो उनके समर्थक हैं, जो उनके वफादार रहे हैं बुरे वक्तों में, उनको वो छोड़ने नहीं जा रहे हैं। मतलब वो हर शर्त ऐसी नहीं मानने वाले हैं जिससे नीतीश कुमार को ऐतराज है। तो ऐसे कई सारे उठापटक हम देख रहे हैं। अगर आप मोकामा की बात करें तो ललन सिंह के खिलाफ इनकी सरकार लगी थी और उस समय आरजेडी इन्हें एक्यूज भी कर रही थी, लेकिन महागठबंधन से उम्मीदवार अनंत सिंह की पत्नी हुई, माफ करिए ललन सिंह नहीं, अनंत सिंह की पत्नी हुई, क्योंकि अनंत सिंह की सदस्यता गई और उसमें प्रचार करने भी ललन सिंह है। तो अब सवाल उठता है कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिस पे आरजेडी भी कंप्रोमाइज नहीं कर रही है, तो वो रस्साकशी का दौर तो जारी है। लेकिन मुझे ये पता है कि आरजेडी हर हाल में 2024 के लोकसभा चुनाव तक इस नीतीश कुमार को फ्री हैंड देना चाहती है कि जैसे चाहे वो रूल करें, गवर्न करें। आरजेडी उसमें किसी भी प्रकार से दखलंदाजी नहीं देगी और साथ ही साथ साथ बनाए रखेगी, क्योंकि ये ध्यान रखिए कि एक भी एमपी आरजेडी का लोकसभा में नहीं है। और जब जब कभी भी आईटी रेड्स या इस तरह के रेड्स हुए तो कोई लोकसभा में चिल्लाने वाला नहीं था, कहने वाला नहीं था, आवाज उठाने वाला नहीं था। इसलिए आरजेडी की पहली कोशिश ये है कि कैसे संसद में अपनी ताकत को बढ़ाया जाए, और उसके बाद जैसे ही ये सिंगापुर से लौट करके आएंगे तो ये कोशिश होगी कि एक विपक्षी एकता को मजबूत आधार दिया जाए, इसको धारदार बनाया जाए, और कोशिश ये की जाए कि नीतीश कुमार नेता के तौर पे एक्सेप्टेबल हो, या क्या फॉर्मूला अपनाया जाए जिससे विपक्षी एकता मजबूत हो। और जब विपक्ष एक साथ होकर के चुनाव लड़ेगी तो जाहिर तौर पर परिणाम आएगा और उसके बाद तय होगा नेता कौन होगा, नहीं होगा। तो ये एक कोशिश होगी। इसलिए वेट एंड वॉच की पॉलिसी में आरजेडी भी है और आरजेडी ने इनको फ्री हैंड दे रखा है। और दोनों इस तरीके का बयान दोनों तरफ से जब सामने आता है तो लगता है पता नहीं ये क्या जल्दी होने वाला है, क्या तेजस्वी जल्दी सीएम होने वाले हैं। लेकिन कई बार उसके ठीक उलट बयान सामने आते हैं जब जेडीयू के स्पोक्समैन इस तरह की बात करते हैं कि सपना देखना बंद कर दीजिए, ये किसने कहा, हमने नहीं किया कहा। तो मतलब साफ दिखाई पड़ता है कि पर्दे के पीछे कुछ पक तो रहा है, लेकिन ये पककर कब तैयार होगा ये सामने आना बाकी। शुक्रिया पंकज जी इस विश्लेषण के लिए। तो आरजेडी नीतीश कुमार को 2024 तक किसी भी तरीके से डिस्टर्ब करना नहीं चाहती है, लेकिन वो कांग्रेस के साथ भी चलना चाहती है। ऐसे में नीतीश कुमार जो केंद्र में राजनीति करना चाहते हैं, उनका ये सपना कैसे पूरा होगा ये अभी नहीं, आने वाले समय में पता लगेगा। तो बिहार की सभी खबरों के लिए हमेशा जुड़े रहिए TV9 डिजिटल के साथ, और यहीं पर आपको सबसे सटीक विश्लेषण, खबर और विश्लेषण दोनों आपको देखने और सुनने को मिलेंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।
अभी इजाज़त दीजिए।